In the last lecture, we are discussing about inventory control, that introduction of inventory control, what is inventory control, and after the completion of introduction regarding to inventory control, we discussed some techniques related to inventory control, to control the inventory. That techniques, in that techniques that are ABC analysis, always better control analysis, that is economic order quantity, and then VED, vital essential desirable analysis, input output ratio, setting of various level, perpetual inventory control. There are various techniques. We discussed about the name of the methods, name of techniques used for inventory control in the previous lecture. Now today we will discuss about the detail of next methods, because हमने ABC analysis की डिटेल हम पहले पढ़ चुके थे. Now today we will discuss about the next method, which are next technique which are used for the inventory control, that is economic order quantity. तो हम डिस्कस करेंगे आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसको EOQ भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में EOQ, that is इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, हाउ मच इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड. अब देखो, कोई भी चीज है, उसकी कोई भी प्राइस, जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसकी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस हम जो पर्टिकुलरली है वो तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमने अपनी जो भी है बचत करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो कैरिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, या फिर जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, या फिर इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं. ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो जो एक्चुअल कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो तो उतनी ही रहेगी, उसको हम कम नहीं कर सकते. ठीक है, अगर वो कॉस्टली है तो वो कॉस्टली, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है किसी अच्छी कंपनी की, तो वो कॉस्टली है तो कॉस्टली रहेगी, उसको हम कम नहीं कर सकते. अब हमें चाहिए भी वही प्रोडक्ट, वही स्टॉक चाहिए, लेकिन हम उसमें बचत भी करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, अब ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है या फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे हम. सबसे पहले जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, जैसे अब हमने किसी भी चीज का कोई ऑर्डर देना है कि हमने ये पर्टिकुलर, ये हमारा मटेरियल है, इसको हमने ऑर्डर करना है, इसको हमने मंगवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, हम पेन पेंसिल जो भी पेपर वगैरह यूज कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं कि हम ज़्यादा पेपर्स या फिर ज़्यादा कॉस्टली पेन वगैरह, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या कहीं भी आई, अगर मान लो पेन भी आया है या पेंसिल भी आई है, अगर वो यूजफुल नहीं है तो वो वेस्टेज है, तो एक तरह से वो इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हो रहा. ठीक है, क्योंकि वो पैसे की वेस्टेज हो रही है. ठीक है, तो उस कॉस्ट को बचाकर हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. या फिर और क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में, जैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर किसके थ्रू करेंगे, पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग के थ्रू करेंगे. ठीक है, टेलीफोनिकली करेंगे, टाइपिंग के थ्रू करेंगे, तो उसको वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, उसको बचाकर. ठीक है, अब जो ऑर्डर कर रहा है उस स्टाफ की सैलरी, जो उस वर्क में इन्वॉल्व है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट के, ऑर्डरिंग का काम कर रहा है, उसमें जो इन्वॉल्व है उसकी भी सैलरी आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगर हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक पर्सन की, हमने 4 पर्सन रख रखे हैं, तो हम इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उन चीजों पे हम कंट्रोल करके जो इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं. ठीक है, और क्या कम कर सकते हैं जिससे हमारी बचत हो सकती है, और हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को कम करके भी ये सब अचीव कर सकते हैं. अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो वो चीजें इन्वॉल्व होंगी जो कि ऑर्डर कर रहे हैं हम किसी स्टॉक को मंगवाने के लिए, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, हम कैसे उसको ऑर्डर कर रहे हैं, पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, टाइपिंग करके भेज रहे हैं. ठीक है, उसमें स्टेशनरी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, सैलरी स्टाफ, जो स्टाफ उस पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी सैलरी. ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट. इसको कंट्रोल करके, प्रॉपर्ली मैनेज करके हम अपनी बचत कर सकते हैं. उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होती है. अब कैरिंग कॉस्ट मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, अब वो
उसमें भी तो चार्ज लगेगा, क्योंकि उसको पर्टिकुलर एक कोई पर्सन लेकर आएगा, क्या उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होगी, उसकी पैकेजिंग पे भी चार्ज लगेंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज लगेंगे, वो क्या किसमें इंक्लूड होगी, कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट में जैसे रेंट और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जहाँ पे जो भी उसको स्टोर करके जिस एरिया में स्टोर करके रखा गया है उसका रेंट और उसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी, अब कोई भी अगर मान लो हमने फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, कुछ ऐसे प्रिपरेशन है, किसी को इंक्यूबेटर की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे इंक्यूबेटर लगा है, इंक्यूबेटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसका बिल आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर रेंट उसका पे करना पड़ रहा है, इसको रेफ्रिजरेटर से चलता है, ये रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना पड़ता है, या इसको हीटिंग चाहिए इस मटेरियल को, इसको इस तरह का टेम्परेचर चाहिए, तो स्टोरेज फैसिलिटी किस तरह से स्टोर किया जाता है उसमें भी उसके चार्जेस लगते हैं, तो वो भी कैरिंग। अगर मान लो कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होता है जिसको कूल टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, कूल रेफ्रिजरेटर से के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, किस तरह से, तो वो भी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल में क्या आ जाता है कि किस तरह से उसकी पैकिंग हो रही है, सीलिंग हो रही है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल में किस तरह से उसको हैंडल, जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्ली कैसे पैक किया जा रहा है, ठीक है, उसको कुछ कोई टूटने वाला प्रोडक्ट है इस तरह से कि उसकी जो जैसे बॉटल है, सिरप्स है, तो उसको प्रॉपर कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग थर्मोकोल वाले वो जो कवर्स हैं, थर्मोकोल वाले बॉक्सेज है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी हैंडलिंग में आ जाता है। उसकी प्रोडक्ट की पर्टिकुलरली प्रॉपरली सीलिंग की है, पैकेजिंग की है, वो किस में आ जाएगा, हैंडलिंग, किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, कैरी करना ना, ठीक है। और इसमें आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, पर्टिकुलर जो भी टैक्स वगैरह लगता है, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कैरी में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैलरी आ जाएगी उन वर्कर्स की जो कि स्टोर कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लेबर जो यूज हो रहा है, जो कि लेबर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको जितनी भी लेबर यूज हो रही है उसकी सैलरी आ गई, ठीक है, स्टोर कीपर की सैलरी आ गई, तो ये किस में आ जाता है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी एक्चुअल जो हमारे पास जो कोई भी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर मान लो ज्यादा कॉस्टली है तो जितना भी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो पड़ेगा, ठीक है, उतनी कॉस्ट उसकी हमें लगेगी। लेकिन हम अगर हमें बचत करनी है, कोई भी केमिस्ट शॉप है या उसने अपना प्रॉफिट देखना है, तो वो किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, उसके हाथ में क्या है कि जो कैरिंग कॉस्ट है, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस से लेकर अपने प्रीमिसेस में जो वो स्टॉक ऑर्डर किया है, मंगवा रहा है, कैरी कर रहा है, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट में ये सारी चीजें आ गई कि आप प्रॉपर हैंडलिंग किस तरह से, आपने जो कोई प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, वो कॉस्टली है, ठीक है, अगर आपके पास फैसिलिटी है उसकी स्टोरेज के लिए, आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप कम अमाउंट मंगवा रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट मंगवा सकते हैं, अगर वो डिटेरियोरेट नहीं होता और उसकी आप स्टोरेज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, इससे आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। सैलरी, जहाँ पे आप लेबर के लिए 4 वर्कर्स लगा रहे हो, आप 2 वर्कर्स को थोड़ा सी एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, इंस्टेंट की आप 4 वर्कर को दोगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आप वो उससे उतना कम करवा सकते हैं। स्टोर कीपर आप देख लो कितनी की रिक्वायरमेंट है, कि आपने ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट सिर्फ एक स्टोर कीपर की या 2 स्टोर कीपर की, आपने 4 स्टोर कीपर रख रखे हैं, तो एक स्टोर कीपर भी अगर हैंडल कर रहा है तो आप उससे बचत कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरेज फैसिलिटी, तो इन तरह से ऑर्डरिंग जो ऑर्डर कर रहे हैं और जो हम कैरिंग उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी जो भी चीज उसकी चार्जेस लग रहे हैं उसको कंट्रोल करके हम बचत कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इसको कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जनरली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, इसको डिटरमाइन करने के मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज टेबुलर मेथड, जो सबसे पहला मेथड है वो है टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड। सेकंड इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड थर्ड मेथड इज डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक फॉर्मूला से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबुलर डिटर्मिनेशन मेथड की बात करें। टेबुलर डिटर्मिनेशन में से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें हम टेबुलर फॉर्म में फॉर्मेट्स बना लेंगे, अलग अलग टेबल बना लेंगे। जैसे हमने इस तरह से टेबल बनाया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर कितने ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है, पर ईयर, एनुअली या फिर पर ईयर, कितने ऑर्डर लग रहे हैं वो हम सीरियल वाइज इसमें नीचे लिखते रहेंगे। उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये भी हम क्या करेंगे लाइन वाइज नीचे लिखते रहेंगे। उसके बाद एनुअली इन्वेंटरी कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट, एनुअली इन्वेंटरी कॉस्ट के बाद भी टोटल अमाउंट कॉस्ट की, ठीक है, यानी इन्वेंटरी इसको मान लो ए, ये बी है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में क्या करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो टेबुलर मेथड में हम इस तरह से टेबल बना के यहाँ पे हम लिख देंगे सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि कितने ऑर्डर्स लगे, हर साल कितने ऑर्डर लग रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक के। जैसे अमोक्सिसिलिन मंगवानी थी, इतनी स्ट्रिप्स मंगवानी थी, कितनी ऑर्डर लगी है पर साल, 1 बाय 1 करके जब जब ऑर्डर लगेगा, ठीक है। जैसे इस मंथ हमने एक बॉक्स मंगवाया सिरप का, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ बाद, यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद कुछ बॉक्स मंगवाए, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स के इंटरवल पे क्वार्टरली मंगवाए जा रहे हैं, वो 1 बाय 1 करके नोट करते रहेंगे। उसके बाद एनुअली ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है स्टेशनरी और सैलरी ऑफ द वर्कर्स आ जाएगा, और जो पोस्टिंग से मंगवाया वो कॉस्ट हम साथ के साथ लिखते रहेंगे कि इतना हमने बॉक्स मंगवाया है और उसकी एनुअल ऑर्डर करने में कितनी कॉस्ट, कितनी प्राइस लगी, वो 1 बाय 1 करके हम स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे जब जब ऑर्डर लगेगा, ठीक है। एक तरह का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसके बाद एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, इन्वेंटरी यानी उसको कैरी, एक जगह से जो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ से जो बिजनेस प्रेमिसेस है या फिर पर्टिकुलर जो भी शॉप है वहाँ तक लाने में कितनी इन्वेंटरी, उसकी कॉस्ट कितनी लगी, हैंडलिंग पे कितना चार्जेस लगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना चार्जेस लगा, उसकी स्टोरेज पे कितना चार्जेस लगा, पर्टिकुलर जो मेंबर्स उसमें इंक्लूड किए उनको कितनी सैलरी देनी पड़ी, वो एनुअली इन्वेंटरी कॉस्ट में। उसके बाद इसकी टोटल हो जाएगी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो इन्वेंटरी कॉस्ट है, इन दोनों को एड अप कर देंगे, हम सम अप कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना। तो 1 बाय 1 करके नीचे इसका पूरा डिटेल है, इसका सम अप हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना चार्ज किया है। हम हर साल का हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं भी कितना हमारा कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। तो हम टेबुलर डिटर्मिनेशन से, टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह से बनाकर भी कितने ऑर्डर लगाए, कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ी, कितनी इन्वेंटरी कॉस्ट पड़ी और उनका टोटल कितना हुआ, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रही। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। उसके बाद बात करें हम सेकंड मेथड की, दैट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ग्राफिकल में क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है किसके बीच में, बिटवीन ऑर्डर क्वांटिटी भी, कितनी ऑर्डर की थी और कितनी कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी है। इसमें जैसे आप मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे आएगा ऑर्डर कॉस्ट भी, आपने ऑर्डर कॉस्ट क्वांटिटी आपने कितनी ऑर्डर की, ठीक है। और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और जो कॉस्ट है ऑर्डरिंग की और कैरिंग कॉस्ट वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है। इसमें हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअली इन्वेंटरी कॉस्ट को इसमें हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड बहुत रेयरली टेबुलर मेथड यूज होता है या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड यूज होता है, ये बहुत रेयरली यूज होता है। उसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूला। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या है
एंड बी सी एस क्या है इसमें, ए रिप्रेजेंट द एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन, ठीक है, कितना पर ईयर यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कितना मटेरियल जो ऑर्डर हो रहा है पर ईयर, ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल पर ईयर, ए हो गया एनुअल कंजप्शन। उसके बाद बात करें बी की, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी ऑर्डर कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट यानी ऑर्डर कॉस्ट के बारे में कहा गया है, ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर, ठीक है, ये एनुअल कॉस्ट मतलब कि हर साल कितना ऑर्डर लग रहा है, बी से मतलब कि बाइंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट क्या है, जो आपने ऑर्डर किया उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, सी मींस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट मतलब कि हर मटेरियल कितनी कॉस्ट का पड़ रहा है, यानी इसको कह सकते हैं हम इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है, कितनी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है उसकी। एंड एस इज स्टोरेज, एस रिप्रेजेंट द स्टोरेज। थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है इसमें हम एनुअल कंजप्शन भी कितना हर साल कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना ऑर्डर लग रहा है, ठीक है, जैसे हमने टेबुलर फॉर्म में किया था कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है, इसमें है एनुअल कंजप्शन भी कितना कंज्यूम हो रहा है, यानी जितना ऑर्डर लगाया है स्टॉक का उतना ही तो कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बाइंग कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उसके बाद सी कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल यानी इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट करवाया था ना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है, उसमें वो बाइंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट था, सी मींस कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है, एस मींस स्टोरेज। थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि व्हाट इज इन्वेंटरी। एक तो एबीसी एनालिसिस जो कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई बार पूछ भी लिया जाता है, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट में आपको सम पैरामीटर्स आर गिवन, ठीक है, एज जैसे न्यूमेरिकल की तरह कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दीज पैरामीटर गिवन होंगे और आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो थ्रू दिस अलजेब्रिक फॉर्मूला यू कैन इजीली डिटरमाइन और इजीली कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज योर सेकंड मेथड, सेकंड टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, दूसरी टेक्निक है। उसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज VED एनालिसिस। दिस मेथड VED एनालिसिस रिजेंबल्स विद ABC इन्वेंटरी कंट्रोल, ये भी उसकी तरह ही है, उसमें भी जैसे कैटेगराइज किया था ना ड्रग्स को अलग अलग, ए कैटेगरी की ड्रग, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की, उसी तरह से इसको भी एक तरह से कैटेगरी बना दी है, जैसे VED, V मींस वाइटल आइटम्स, E मींस एसेंशियल आइटम्स एंड D मींस डिजायरेबल आइटम्स। तो हर एक जो केमिकल स्टोर है, ठीक है, फार्मेसी स्टोर है, फार्मेसी स्टोर है या केमिस्ट स्टोर है, ये उसमें जो केमिस्ट है वो इन आइटम्स को, मतलब कि ये जो मटेरियल है उनको इस कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, वाइटल आइटम्स में, एसेंशियल आइटम्स में, डिजायरेबल आइटम्स में, ठीक है। ये मेथड, ये सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, यूटिलिटी ऑफ मटेरियल, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है और किस तरह से उस मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल की डिमांड है। जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ब्रांड वाइज भी इसको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, जैसे इसको क्लासिफाई कर लिया फॉर्मुलेशन को, इसमें है जैसे एसिटाइल, ब्रांड वाइज का आपको एग्जांपल दिया, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म में, अलग अलग कंपनीज हैं, आपने अपनी फॉर्मुलेशन है वो इसकी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक डिस्प्रिन टेबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है एक ही मेडिकल स्टोर में, एनासिन टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है एंड माइक्रोपायरिन टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसकी यूटिलिटी के बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी, जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है वो इन तीनों को कैसे कैटेगराइज करेगा, किस तरह से स्टोर करेगा, वो अपने
जो भी मेडिकल स्टोर में, ठीक है, वो किसको, जैसे अब जैसे डिस्प्रिन टेबलेट्स है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसका ब्रांड भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, तो इसको एक तरह से वाइटल आइटम की तरह स्टोर करेगा, वाइटल आइटम की तरह, ठीक है। फॉलोड विच इज फॉलोड बाय माइक्रोपायरिन टेबलेट्स, माइक्रोपायरिन टेबलेट्स यानी ये असेंशियल आइटम में स्टोर होगी, ठीक है, इसको आप कह सकते हो वाइटल में इंक्लूड कर सकते हो एज ए वाइटल आइटम, और इसको एज असेंशियल आइटम माइक्रोपायरिन को, एंड एनासिन को आप डिजायरेबल, ठीक है। तो एक मेडिकल स्टोर में इसको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है वाइटल, मतलब कि जिसकी ज्यादा डिमांड है, अब इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी कंजप्शन भी ज्यादा है, कंज्यूम भी ज्यादा होती है, तो इसको वाइटल में रखा गया, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मान लो उसके बाद जो अमाउंट है, यूटिलिटी है, उससे कम कौन सी यूज होती है, दैट इज फॉलोड बाय माइक्रोपायरिन टेबलेट्स, ठीक है तो सब में ही एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड ही, बट ब्रांड का फर्क पड़ गया ना। उसके बाद डिजायरेबल जो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होती है एक मेडिकल स्टोर में, वो दैट इज एनासिन, तो उसको डिजायरेबल आइटम में उसको रेफर किया गया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द VED एनालिसिस, एंड दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। VED एनालिसिस इट इज बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल, किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है इसमें। VED एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन, ये किस में यूजफुल है, एक तरह से कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ड्रग। इसमें ये क्या किसमें हेल्पफुल होता है, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक को मेंटेन करता है, जो किसका होता है, पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग, जो कि किसका स्टॉक होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स, ठीक है। कोई भी ग्रुप है, जैसे इसमें क्या है, ये एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड है कि पर्टिकुलर ड्रग का अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, डिस्प्रिन भी अवेलेबल है, एनासिन भी, माइक्रोपायरिन भी अवेलेबल है, तो उनको कंट्रोल करना और उनको मेंटेन करना, ठीक है, जो कि अलग अलग ग्रुप्स की, एक ही पर्टिकुलर ड्रग की जो अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको कंट्रोल करना और मेंटेन करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्लासिफाई कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट द VED एनालिसिस। तो आपके दो मेथड हो गए, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ABC एनालिसिस, आपके तीन ऑर्डर हो गए, तीन मेथड हो गए। पहला मेथड था ABC एनालिसिस, सेकंड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, थर्ड है VED एनालिसिस। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक मेथड और है छोटा सा, उसको हम कर लेते हैं, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस। इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस अगर हम बात करें इसकी, तो इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, ये एक तरह का रिलेशन होता है किसके बीच में, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमने चार्ज की है, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज और इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कितनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमारे को मटेरियल लगा है, ठीक है, और कितना उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। इनपुट मतलब कि हमने कितना रॉ मटेरियल दिया है, उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो हमारे को फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल हमने जो रॉ मटेरियल है 2 kg रॉ मटेरियल यूज किया है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कितना मिल रहा है, 2 kg से 2 kg फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कुछ वेस्टेज भी होगी। इट मींस तो कितना इनपुट आउटपुट रेशियो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी इनपुट कितना रहा,
आउटपुट, जैसे मैं मान लो 2 kg है, 2 kg तो हमने इनपुट रॉ मटेरियल यूज किया, उससे कितना यूज हुआ, उससे जो फिनिश प्रोडक्ट मिला वो 1.5 kg का मिला, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नियर अबाउट 120 to 125% आएगा, 120 to 125% इसका आ जाएगा कि इतना इनपुट आउटपुट इसका रेशियो आ गया। अब ये मेथड किस लिए यूजफुल है, एक तो इससे एफिशिएंसी पता चल जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की कितनी एफिशिएंसी है, और इससे ये पता लगता है कि एक्चुअल कंजप्शन कितनी हो रही है और स्टैंडर्ड कितनी बन रही है। हम रॉ मटेरियल जितना, ऐसा तो नहीं रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा दे रहे हैं और वेस्टेज ज्यादा हो रही है, फिनिश प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमें जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी पता लग जाती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे पता लग जाती है, जो इनपुट है, इनपुट अपॉन आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हम कॉस्ट, जो कॉस्ट है इसकी रॉ मटेरियल की, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस। भी आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया और उससे कितना फिनिश प्रोडक्ट मिला, वो हम इस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे भी इन्वेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल है वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन और फिनिश प्रोडक्ट भी उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप बल्क में यूज कर रहे हैं इतना महंगा रॉ मटेरियल, फिर भी फिनिश प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना नहीं मिल रहा आपको उसका आउटपुट, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपना रॉ मटेरियल। तो ये भी एक तरह का इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड है, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस। आपका 4th मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्लीट किया, VED एनालिसिस किया एंड इनपुट आउटपुट रेशियो, दैट इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। थैंक यू स्टूडेंट।